हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी और ऑप्शन डी बेरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में 3 साल के लिए भर्ती होंगे आउटसोर्स कर्मचारी, 16 से 20,000 सैलरी, पीएफ ईएसआईसी की सुविधा, 15 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर अहम फैसला लिया गया। प्रदेश में अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सरकार खुद करेगी। इसके लिए निगम के तहत एक कंपनी बनाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर महीने 16 से 20,000 रुपए सैलरी यानी मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। इसके बाद रिन्यूअल किया जाएगा और यहाँ पर अभी तक केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सैलरी मिलेगी जो सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। इसके अलावा यहाँ प्रोविडेंट फंड और राज्य कर्मचारी बीमा निगम की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। सरकारी विभाग की तरह ही इन भर्तियों में महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव भी मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थायी पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं की जाएगी, यानी कि स्थायी पदों पर सरकारी प्रक्रिया से ही भर्ती होगी। बिहार में 16 लाख स्टूडेंट्स में ओबीसी ईबीसी को 231 करोड़ की स्कॉलरशिप। कैबिनेट में 3200 नए पदों को मंजूरी। होमगार्ड का भत्ता 33,000 रुपए किया। बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले सरकार अलग अलग विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दी है। इन पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी और राज्य के 30,000 होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 1121 किया गया है। पहले होमगार्ड का डेली भत्ता 774 रुपए था, जिसे अब 1121 रुपए कर दिया गया है। यानी कि पहले एक महीने में 23,220 रुपए मिलते थे, जो कि अब बढ़ाकर के 33,630 रुपए हो गए हैं। सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी बढ़ाया है और अब 6,000 रुपए की जगह पर 9,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। मैट्रिक के 16 लाख स्टूडेंट्स में ओबीसी ईबीसी को 231 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप की राशि मंजूर की गई है और एससी एसटी के लिए पहले से स्कॉलरशिप योजना चल रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है और इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त के तौर पर राशि देगी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब लड़कियां भी करेंगी पढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा, टॉपर्स को दिए लैपटॉप, मोबाइल और स्कूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय में लड़कियां भी पढ़ाई करेंगी। अब तक नेतरहाट केवल लड़कों के लिए आवासीय विद्यालय हुआ करता था। उन्होंने इस बात की घोषणा नियुक्ति पत्र वितरण सह मेधा सम्मान समारोह में की है। मंत्रालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने जैक के मैट्रिक और इंटर 2025 परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया। बता दें कि सम्मान समारोह में उन्होंने टॉपर्स को लैपटॉप, मोबाइल, सुजुकी की 125 सीसी स्कूटी और 3 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। जैक बोर्ड के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र छात्राओं को भी इस मौके पर सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की आकांक्षा कोचिंग के सफल विद्यार्थियों को यहां सम्मानित किया गया। जल्द यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सरकार की तैयारी पूरी। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है और पीएम इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल के सदस्य इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने ईपीएफओ में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। ये बदलाव 2025 में ही लागू होगा और देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचेगा। मोबाइल ऐप, डिजिटल डैशबोर्ड और यूपीआई पेमेंट जैसी सुविधाएं कर्मचारियों के जीवन को आसान बना देंगी। ईपीएफओ 3.0 न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी यूएएन को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। ट्रंप के सलाहकार बोले, मोदी को पुतिन जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक, उन्हें रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। यूएस वित्त मंत्री बोले, एससीओ बैठक दिखावा।
ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई। नवारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उन्हें रूस की बजाय हमारे साथ होना चाहिए। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के चीन और रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी रूसी कम्युनिस्टों के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। इसके अलावा नवारो ने बीते दिन भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति का भारत पर आरोप, पाकिस्तान से संबंधों का बदला ले रहा है। रिपोर्ट, भारत ने अजरबैजान की एससीओ में एंट्री रोकी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अजरबैजान की पाकिस्तान से नजदीकी का बदला वैश्विक मंचों पर ले रहा है। ये बयान उन्होंने संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात में दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एससीओ की सदस्यता के लिए अजरबैजान की दावेदारी को खारिज कर दिया था। इसके पीछे उसकी पाकिस्तान से नजदीकी को वजह बताया जा रहा है। दरअसल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अलीयेव ने कहा कि भारत के रुख के बावजूद उनका देश पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देता है। जासूसी केस में यूट्यूबर ज्योति की बेल टली, जमानत समेत 4 एप्लीकेशन पर फैसला बुधवार को 10 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल पर 2 सितंबर भी हिसार कोर्ट में फैसला नहीं सुनाया। वहीं इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने अब 3 सितंबर की तारीख तय कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्योति को 10 सितंबर को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ज्योति केस से जुड़े हुए 4 एप्लीकेशन पर बुधवार को फैसला सुना सकती है, जिनमें पुलिस की ओर से 3 और वकील की ओर से 1 याचिका दायर किए गए शामिल है। इससे पहले 25 अगस्त को ज्योति की पेशी हुई थी और उन्हें चालान रिपोर्ट दी जानी थी, मगर पुलिस ने 3 बार एप्लीकेशन लगाकर चार्जशीट देने का विरोध किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक की हिरासत से फिल्मी स्टाइल में फरार, थाने लाते वक्त फायरिंग की, पुलिस कर्मी को कुचला। दुष्कर्म केस में हरियाणा से ला रहे थे। खबर है कि पंजाब की सन्नौर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। उन्हें हरियाणा के करनाल के डाबरी गांव में हिरासत में लिया गया था। पुलिस उन्हें पटियाला के रास्ते पंजाब के थाने ले जा रही थी, जहां रास्ते में पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पठान माजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में फरार हो गए और इनमें से पुलिस ने फॉर्च्यूनर समेत एक युवक को पकड़ लिया। फॉर्च्यूनर से 3 पिस्टल मिली। पुलिस टीम स्कॉर्पियो में फरार विधायक का पीछा कर रही है। ताऊ देवीलाल का हाथ पकड़कर राजनीति में आए थे धनखड़, चौटाला परिवार से करीबी संबंध। उपराष्ट्रपति आवास खाली कर उन्हीं के बंगले में रहने के लिए पहुंचे। 21 जुलाई को अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए जगदीप धनखड़ 1 सितंबर को अपना सरकारी आवास छोड़कर नई दिल्ली के ही छतरपुर एरिया में बने एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। जिस फार्म हाउस में जगदीप धनखड़ शिफ्ट हुए हैं, वह देश की सियासत में अपनी खास पहचान रखने वाले चौटाला परिवार का है। धनखड़ इसी चौटाला परिवार के मुखिया और देश के उप प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल का हाथ पकड़कर राजनीति में आए थे। जगदीप धनखड़ और चौटाला फैमिली दोनों जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और दोनों परिवारों के बीच गहरे पारिवारिक संबंध हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी धनखड़ का चौटाला परिवार से लगाव कई बार नजर आया। चौटाला परिवार ने जब भी किसी प्रोग्राम का न्योता दिया, धनखड़ ने कभी ना नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बोला, राष्ट्रपति के मामले में संविधान की व्याख्या करेंगे, किसी व्यक्तिगत मामले में नहीं। राज्यपालों राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा हुआ है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह संविधान की व्याख्या सिर्फ राष्ट्रपति के मामले में करेगा, किसी राज्य या फिर व्यक्ति से जुड़े हुए अलग अलग मामलों में नहीं। कोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा भेजे गए बिलों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाले मामले में की है। बता दें कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण देंगे तो केंद्र को भी जवाब दाखिल करना होगा। इस पर CJI BR
गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि हम अलग अलग राज्यों के मामलों पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि केवल संविधान की धाराओं को देखेंगे। सुनवाई में सिंघवी ने कहा कि अगर विधानसभा किसी बिल को वापस नहीं भेजना चाहती है तो वह अपने आप अस्वीकृत हो सकता है। अगर राज्यपाल बिल को विधानसभा को लौटाते ही नहीं तो अनुच्छेद 200 की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। भाजपा का दावा, पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड। कांग्रेस नेता बोले, यही सवाल हम चुनाव आयोग से कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने खेड़ा को नोटिस भेजा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाजपा और चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि खेड़ा का नाम जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, नई दिल्ली लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट में है। मालवीय ने कहा कि यह अब चुनाव आयोग के लिए जांच का विषय है। आखिर पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे हैं और क्या उन्होंने एक से ज्यादा बार मतदान किया? यह चुनावी कानून का खुला उल्लंघन है। पीएम मोदी बोले, आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई। भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी। एक दिन दुनिया कहेगी, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। मोदी ने आगे कहा कि एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां, उस माहौल के बावजूद भारत ने इस साल के पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। यह वृद्धि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कृषि और निर्माण समेत हर सेक्टर में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब बैक एंड से निकलकर एक फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है। हम सभी निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। डिजाइन इन इंडिया और मेड इन इंडिया, यही भारत की भविष्य की पहचान होगी। केसीआर ने बेटी के कविता को पार्टी से किया निलंबित। कहा, बीआरएस विरोधी गतिविधि में शामिल। भाई पर पार्टी को भाजपा में मिलाने का आरोप लगाया था। खबर है कि यहां भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने एमएलसी के कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। फैसला कविता के पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर ने किया है। बता दें कि बीआरएस ने बयान जारी करके कहा कि कविता की गतिविधियां पार्टी के खिलाफ थी और इसी वजह से फैसला लिया गया। दरअसल एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सहयोगियों पर केसीआर की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। कविता 2014 से 2019 तक निजामाबाद से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। लंबे समय से पार्टी नेतृत्व को लेकर उनके भाई केटी रामाराव और चचेरे भाई टी हरीश राव के बीच विवाद की खबरें आ रही थी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस आरजेडी ने मेरी मां को गाली दी। यह देश की हर मां का अपमान। ये लोग जहां मिले उनका विरोध करें। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम ने कहा कि इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित करते हुए ये बात कही। ये बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत के कार्यक्रम से जुड़े थे। मराठा आरक्षण आंदोलन, जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म की। कहा, हम जीत गए, सरकार ने हमारी मांगे मान ली। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब फिर सुनवाई होगी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 5 दिवसीय भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। यह भी कहा कि अगर सरकार आरक्षण की मांगों पर GR यानी आदेश जारी कर देती है तो वह 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे को अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दे दी। इससे पहले अदालत ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली करने को कहा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि प्रशासन ने उसके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया।
जबरन मैदान खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अदालत ने कहा कि अगर बुधवार तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह कड़ा आदेश जारी करेगी और किसी भी हद तक जाएगी। दरअसल मनोज जरांगे ने 3 शर्तें रखी थी। पहला था कि मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं। दूसरा, मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा दिया जाए। और तीसरा, सरकार 2 महीने में GR यानी सरकारी आदेश जारी करे और स्पष्ट करे कि मराठा और कुंभी एक ही समुदाय हैं। 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद, महिला मोर्चा संभालेगी कमान। मां को लेकर पीएम मोदी की बातें सुनकर रो पड़े दिलीप जायसवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां की गाली देने के मामले में 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। बंद के दौरान सड़कें और दुकानें बंद रहेंगी, हालांकि रेलवे और इमरजेंसी सेवा पर चालू रहेगी। बता दें कि महिला मोर्चा इसकी कमान संभालेगी और एनडीए के सभी घटक दलों ने बिहार बंद का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राजद के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, ये देश की हर मां का अपमान है। पीएम दिल्ली से बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। वे बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत के कार्यक्रम में बोल रहे थे। गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी पर डीजे पटाखों पर बैन, शांति समिति की बैठक में लिया गया फैसला। सीसीटीवी से होगी निगरानी, हुड़दंगियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रायपुर में गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी पर जिला प्रशासन ने डीजे और पटाखों पर बैन लगा दिया है। शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया और बैठक में बताया गया कि चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। इसके साथ ही हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एडीएम उमाशंकर बंदे और एएसपी लखन पटले ने समाज प्रमुखों से बातचीत करते हुए कहा कि लोग परंपराओं और उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन शांति और भाईचारा बनाए रखना सबसे अहम है। एएसपी ट्रैफिक प्रशांत शुक्ला और अन्य विभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। कुमार संगाकारा हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स में नए कोच। गैरी कर्स्टन और चंद्रकांत पंडित के नाम पर भी चल रहा है मंथन। लंदन में बुलाई गई बैठक। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ के इस्तीफे के बाद टीम मैनेजमेंट ने नए कोच की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कुमार संगाकारा टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद है। उनके साथ ही टीम मैनेजमेंट अन्य विकल्प पर भी मंथन कर रहा है। इसको लेकर जल्द ही टीम मीटिंग में अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल्स में एक बार फिर उठापटक का सिलसिला शुरू हो गया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के इस्तीफे के बाद अब श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा, चंद्रकांत पंडित और गैरी कर्स्टन पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट बैठक करके टीम के हेड कोच के नाम की घोषणा कर सकता है। गंगा पथ पर डबल डेकर बस शुरू, 15 किलोमीटर कर सकेंगे सैर। फ्रिज और माइक्रोवेव की सुविधा। पर्यटन मंत्री बोले, गंगा आरती देख सकेंगे लोग। कई क्रिएटिव काम हो रहे। पटना में डबल डेकर बस का उद्घाटन पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। यह डबल डेकर बस जेपी गंगा पथ, गोलंबर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, गांधी घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर, कंगन घाट आदि पर्यटन स्थलों का दर्शन कराएगी। और पर्यटन एमडी नंद किशोर ने बताया कि बस में एक गाइड की भी व्यवस्था रहेगी और इस बस का प्रति व्यक्ति किराया 100 रुपए प्रति ट्रिप होगा। लोग दीघा रोटरी से कंचन घाट और कंचन घाट से दीघा रोटरी तक जा सकेंगे। सिर्फ एक साइड का किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। यूको बैंक मैनेजर को 2 लाख रिश्वत लेते पकड़ा। मथुरा में कारोबारी से 4 लाख रुपए मांगा कमीशन। सीबीआई ने दिए केमिकल लगे नोट। बता दें कि मथुरा में फ्लोर मिल कारोबारी से 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई टीम ने यूको बैंक की सीनियर मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ लिया। एक दलाल के जरिए बैंक मैनेजर घूस की रकम ले रही थी। सीबीआई टीम ने सीनियर मैनेजर और कथित दलाल को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अधिकारियों ने सीनियर मैनेजर और दलाल के हाथों को विशेष केमिकल से धुलवाया, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। आरोपियों को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर सीबीआई अपने साथ ले गई। आज का सुविचार, किसी रिश्ते की लंबी उम्र के लिए उसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में विश्वास की कमी है तो उसका टूटना निश्चित है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।